जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो पक्की ईंटों के घर बनाती है। हाँ, और वो भी बहुमंजिला घर। बिल्कुल, जिनकी सड़कें एकदम समकोण पर काटती हैं, ढकी हुई नालियां हैं, और फिर अचानक वो सब छोड़कर मिट्टी की झोपड़ियों में रहने लगते हैं। ये वाकई हैरान करने वाला है। मतलब उसके बाद अगले 1000 साल तक कोई बड़ा शहर ही नहीं बनता। सुनने में कितना अजीब लगता है ना कि मानव विकास का पहिया अचानक उल्टा घूमने लगा। अक्सर हम सब सोचते हैं कि इतिहास एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है, लेकिन सच तो ये है कि प्राचीन भारत का इतिहास हैरान करने वाले मोड़ों से भरा पड़ा है। और यही वो मोड़ हैं जो इतिहास को महज तारीखों का पुलिंदा नहीं बनाते, बल्कि एक विज्ञान बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये समझने का विज्ञान कि समाज कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं और कैसे खुद को फिर से इजाद करते हैं। तो सिंधु घाटी की उस हाईटेक अर्बन प्लानिंग से लेकर वैदिक काल के ग्रामीण जीवन तक का जो सफर है, वो बहुत ही जटिल कहानी है। हाँ, इसमें जलवायु, भूगोल और मानव के संघर्ष की पूरी गाथा छिपी है। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी जटिल कहानी की हर एक परत को उधेड़ने वाले हैं। ये चर्चा विशेष रूप से बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अन्य स्टेट पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक मास्टर क्लास है। जी, जहां हमारा मकसद सिर्फ तथ्य रटना नहीं है, बल्कि उन तथ्यों के पीछे के असली कारणों को समझना है। एकदम सही। और आज के इस महासफर के लिए हम ज्ञानस्थली मधेपुरा यूट्यूब चैनल का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहेंगे। उनका संकलन बहुत ही बेहतरीन है। बिल्कुल, उन्हीं के शानदार और विस्तृत संकलन की बदौलत आज हम लूसेंट के प्राचीन भारतीय इतिहास के हर एक पन्ने को क्रमानुसार डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए सीधे उस दौर में चलते हैं जब इस कहानी को पहली बार दर्ज किया जा रहा था। इतिहास के स्रोत है ना? हाँ, हमारे पास इतिहास को जानने की जो स्रोत हैं, खासकर चारों वेद। अक्सर लोग इन्हें सिर्फ धार्मिक किताबें मान लेते हैं, लेकिन सिविल सेवा के नजरिए से इनमें ऐसा क्या है जो इन्हें इतना महत्वपूर्ण बनाता है? देखिए, अगर हम वेदों को सिर्फ पूजा पाठ की किताबों के तौर पर देखेंगे ना, तो हम एक बहुत बड़ी तस्वीर मिस कर देंगे। अच्छा, वो कैसे? वेद असल में उस समय के समाज, भूगोल और अर्थव्यवस्था का एक जीता जागता आईना है। उदाहरण के लिए सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को ही लीजिए। इसके 10 मंडल हैं। हाँ, और तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र है ना? बिल्कुल, जो सूर्य देवता को समर्पित है। वहीं इसके 10वें मंडल के पुरुषोक्त में पहली बार 4 वर्णों का जिक्र मिलता है। तो इससे हमें उस समय की सामाजिक संरचना का पता चलता है। एकदम सही। यह हमें बताता है कि शुरुआती आर्य समाज प्रकृति की पूजा करता था और उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसे आकार ले रही थी। फिर यजुर्वेद में कर्मकांडों के नियम हैं, जो गद्य और पद्य दोनों में हैं। और सामवेद तो भारतीय संगीत का जनक है ही। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है। ऋग्वेद की बातें बहुत दार्शनिक और प्रकृति पर केंद्रित हैं, लेकिन जब हम अथर्ववेद तक पहुंचते हैं तो अचानक से जादू टोना, वशीकरण और औषधियों की बातें होने लगती हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। तो क्या ये इस बात का संकेत है कि आर्य अब उत्तर पश्चिम के खुले मैदानों से निकलकर गंगा की घाटी के घने जंगलों में प्रवेश कर रहे थे, जहां उन्हें नई बीमारियों और स्थानीय कबीलों की मान्यताओं का सामना करना पड़ रहा था? मैं मानती हूँ कि ये एकदम सटीक विश्लेषण है। भूगोल बदल रहा था तो इंसान की जरूरतें और उनके ग्रंथ भी बदल रहे थे। और स्रोतों की बात करें तो सिर्फ भारतीय ग्रंथ ही नहीं, विदेशियों के विवरण भी बहुत अहम है। जैसे मेगिस्थनीज की इंडिका। बिल्कुल, मेगिस्थनीज, फाहियान का विवरण या ह्यूएनसांग की सीओ की। लेकिन इन सब से ऊपर अगर कोई सबसे अकाट्य साक्ष्य है तो वो है पुरातत्व। मतलब अभिलेख और सिक्के। हाँ, सोचिए, जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में जब पहली बार अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को पढ़ा, उसे पहले सदियों तक लोग उन विशाल स्तंभों को बस देखते थे। अरे वाह! किसी को नहीं पता था कि देवा नाम प्रियदर्शी नाम का कोई इतना महान सम्राट कभी इस धरती पर हुआ था। मतलब 1837 से पहले तक हमें अशोक की महानता का अंदाजा ही नहीं था। ये अपने आप में चौंकाने वाला है ना? और इसी तरह प्राचीन आहत सिक्कों, मतलब पंचमार्क कॉइन्स से हमें उस समय का व्यापार का पता चलता है। लेकिन अगर हम उस काल में जाएं जहां कोई लिखित विवरण ही नहीं है, प्रागैतिहासिक काल, जहां ज्ञानी मानव यानी होमो सैपियंस की एंट्री होती है। बिल्कुल, पूरा पाषाण काल में इंसान सिर्फ एक शिकारी था जिसने आग जलाना सीखा।
लेकिन मुझे लगता है कि असली गेम चेंजर तो नवपाषाण काल था। हाँ, क्योंकि मेहरगढ़ से हमें कृषि के सबसे प्राचीन साक्ष्य वहीं से मिलते हैं। इंसान ने कुत्तों को पालतू बनाया, पहिया बनाया और सबसे महत्वपूर्ण धातु का इस्तेमाल शुरू किया, तांबा और उससे बनी कुल्हाड़ी। तांबे की उस कुल्हाड़ी ने जंगलों को काटना शुरू किया और बस्तियां बसने लगीं। और फिर इन्हीं बस्तियों ने आगे चलकर उस सभ्यता को जन्म दिया जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था, सिंधु घाटी सभ्यता। जी, कार्बन 14 डेटिंग के अनुसार 2400 से 1700 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता अपने चरम पर थी। और 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज ने तो दुनिया को बता ही दिया कि भारत की सभ्यता कितनी प्राचीन और उन्नत है। ये एक कांस्य युगीन शहरी सभ्यता थी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनकी अर्बन प्लानिंग। मतलब आज के स्मार्ट सिटी प्लानर्स भी ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने हजारों साल पहले किया था। बिल्कुल, पक्की ईंटों के घर, हर घर में कुआं और वो ढकी हुई नालियां। मोहनजोदड़ो का वो विशाल स्नानागार जो शायद किसी सार्वजनिक अनुष्ठान के लिए था, लोथल जैसा एडवांस बंदरगाह और कालीबंगा से मिले जूते हुए खेत के साक्ष्य, ये सब इतना परफेक्ट था। वही तो। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सब खत्म हो गया? मैं यही समझना चाहता हूं कि मानव विकास तो आगे की ओर बढ़ना चाहिए ना। हम वापस गांव में कैसे पहुंच गए? देखिए, जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना और भयंकर बाढ़ जैसे कारणों ने इस शानदार शहरी ढांचे को पूरी तरह से ढा दिया। मतलब नेचर के आगे किसी की नहीं चली। बिल्कुल, जब शहर टूटते हैं तो व्यापार खत्म हो जाता है और इंसान वापस जीवन निर्वाह यानी सर्वाइवल के स्तर पर आ जाता है। इसीलिए 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच जब आर्यों का वैदिक काल शुरू हुआ तो वो पूरी तरह से एक ग्रामीण सभ्यता थी। और उनका मुख्य पेशा पशुपालन था, कृषि नहीं। हाँ, और एक और बड़ा सामाजिक बदलाव आया। सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक मानी जाती है, लेकिन वैदिक समाज स्पष्ट रूप से पितृसत्तात्मक था। आर्यों का समाज कबीलों में बटा था और उनका मुख्य पेय सोमरस था। लेकिन इस वैदिक काल की कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का भूगोल और अर्थशास्त्र ही बदल कर रख दिया। आप उत्तर वैदिक काल में हुई लोहे के खोज की बात कर रहे हैं ना? एकदम सही। अंतरंजी खेड़ा से इसके साक्ष्य मिलते हैं, जिसे उस समय श्याम अयस कहा जाता था। लोहे की कुल्हाड़ियों ने गंगा घाटी के उन घने जंगलों को साफ करना मुमकिन कर दिया जिन्हें तांबे से काटना नामुमकिन था। और उससे भी बड़ी बात थी लोहे के फाल वाले हल। गंगा के मैदानों की कठोर मिट्टी को अब गहराई तक जोता जा सकता था। इससे कृषि में सरप्लस यानी अधिशेष उत्पादन शुरू हुआ। मतलब जब आपके पास खाने से ज्यादा अनाज बचने लगे। और जब खाने की चिंता खत्म होती है तो कुछ लोग खेती छोड़कर व्यापार, शिल्प और राजनीति कर सकते हैं। इसी सरप्लस ने छोटे कबीलों को जन और फिर जनपद और अंततः विशाल महाजनपदों में बदल दिया। जी, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार देखते ही देखते उत्तर भारत 16 विशाल महाजनपदों में बंट गया। और जहां सरप्लस इकोनॉमी होती है वहां समाज में हलचल होना तो तय है। यहीं पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति हुई। आप धर्मों के उदय की बात कर रहे हैं? हाँ, अक्सर ये सवाल मन में आता है कि जब समाज इतना फल फूल रहा था तो अचानक जैन और बौद्ध जैसे इतने सारे नए धर्मों की लहर क्यों आ गई? क्या ये तत्कालीन जटिल कर्मकांडों के खिलाफ एक तरह का स्टार्टअप रिबेलियन था? इसके पीछे एक बहुत ही ठोस आर्थिक कारण था। वैदिक काल के उत्तरार्ध तक कर्मकांड बहुत महंगे हो गए थे और उनमें भारी मात्रा में पशु बलि दी जाने लगी थी। अच्छा। अब ध्यान दीजिए, लोहे के हलों से खेती करने के लिए बैलों और जानवरों की सख्त जरूरत थी। आप कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में अपने जानवरों को अनुष्ठानों में नहीं मार सकते। ओह, ये एक बहुत ही शानदार मोमेंट है। बिल्कुल, इसलिए उस समय के समाज, खासकर वैश्य वर्ग को एक ऐसे दर्शन की तलाश थी जो अहिंसा की बात करे, जो उनके मवेशियों को बचाए। मतलब जैन और बौद्ध धर्म का अहिंसा का सिद्धांत सिर्फ एक नैतिक या आध्यात्मिक विचार नहीं था, बल्कि वो उस समय की नई कृषि अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी मांग थी। एकदम सही। इसी ने जैन धर्म को इतनी तेजी से लोकप्रिय बनाया। इसके संस्थापक ऋषभदेव थे, लेकिन 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इसे आम जन तक पहुंचाया। हाँ, 12 वर्ष की तपस्या के बाद उन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए, ना कि संस्कृत में।
और उन्होंने स्यादवाद और अनेकांतवाद जैसे गहरे दार्शनिक सिद्धांत दिए जो कहते हैं कि सत्य के कई पहलू हो सकते हैं। उसी समय गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, उनका भी उदय हुआ। जी, लुम्बिनी में जन्म हुआ, 29 वर्ष में गृह त्याग किया जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति और सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और अंत में कुशीनगर में उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध ने भी पाली भाषा का प्रयोग किया। मतलब इन धर्मों ने आम लोगों की भाषा अपनाकर ज्ञान का पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण कर दिया। बिल्कुल। और परीक्षा के नजरिए से इन धर्मों को सहेजने के लिए जो 4 बौद्ध संगीतियां हुई वो बहुत अहम है। हाँ, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन में। चौथी संगीति में ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा था ना। एकदम सही। इसके अलावा शैव धर्म जिसमें पशुपतिनाथ और दक्षिण में लिंगायत आते हैं, और वैष्णव धर्म का दशावतार रूप भी समानांतर रूप से विकसित हो रहे थे। लूसेंट की किताब के क्रम में इसी जगह पर विश्व के अन्य धर्मों का भी एक तथ्यात्मक परिचय दिया गया है। जैसे 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना जाने को हिजरी संवत की शुरुआत माना जाना, और इस्लाम धर्म का कुरान ग्रंथ। जी, और ईसा मसीह द्वारा स्थापित ईसाई धर्म और बाइबल तथा पैगंबर जरथुष्ट का पारसी धर्म और जेंद अवेस्ता। ये सभी घटनाक्रम बता रहे थे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पूरी दुनिया में एक वैचारिक उथल-पुथल मची थी। लेकिन अगर हम वापस भारत की जमीन और उन 16 महाजनपदों पर लौटें, तो सत्ता का एक भयानक संघर्ष चल रहा था। हाँ, और इस संघर्ष में सिर्फ एक राज्य बाजी मारने वाला था, मगध। मगध का उत्कर्ष। मैं इसे प्राचीन भारत का एक भू राजनीतिक एकाधिकार, मतलब एक तरह की जियोपॉलिटिकल मोनोपोली मानता हूँ। हर्यक वंश के बिंबिसार, अजातशत्रु से लेकर नंद वंश तक सब मगध से ही क्यों निकले? क्योंकि इसके पीछे मगध का एक भौगोलिक चीट कोड था। उनकी राजधानी राजगीर के पास लोहे की विशाल खदानें थीं, जिससे उन्होंने सबसे बेहतरीन हथियार बनाए। और जंगलों में हाथी थे, जो प्राचीन काल के युद्धक टैंक थे। बिल्कुल। और गंगा और सोन नदियां उनके लिए एक फ्री ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का काम करती थीं। बाकी राज्यों के पास ऐसा कॉम्बिनेशन था ही नहीं। तो भूगोल ही किसी साम्राज्य का भाग्य तय करता है। और इसी मगध के नंदवंश के समय 326 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर का आक्रमण हुआ। झेलम नदी के किनारे राजा पोरस के साथ उसका हाइडेस्पीज का युद्ध इतिहास के पन्नों में दर्ज है। सिकंदर की सेना आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन मगध की विशाल सेना, विशेषकर हाथियों के खौफ और थकान के कारण, उसकी सेना ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया और वो लौट गया। और इधर भारत के अंदर एक और राजनीतिक भूचाल आ रहा था। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को उखाड़ फेंका और भारत के पहले अखिल भारतीय साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था ना? जी बिल्कुल। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार और फिर इतिहास का वो सम्राट जिसने राजकाज की परिभाषा ही बदल दी, सम्राट अशोक। अशोक के जीवन का टर्निंग पॉइंट था 261 ईसा पूर्व का कलिंग युद्ध, जिसका जिक्र 13वें शिलालेख में है। हाँ, उस भीषण रक्तपात को देखकर अशोक ने भौतिक विजय यानी भेरी घोष की नीति छोड़कर सांस्कृतिक विजय यानी धम्मघोष की नीति अपना ली। यहाँ मुझे थोड़ा संदेह होता है। कैसा संदेह? क्या अशोक का धम्म सिर्फ एक आध्यात्मिक जागरण था, या ये एक इतने विशाल और विविधता भरे साम्राज्य को बिना लगातार युद्ध किए एक विचार के धागे में बांधे रखने का एक बहुत ही चालाक राजनीतिक टूल भी था? मैं आपकी इस बात से काफी हद तक सहमत हूँ। धम्म निश्चित रूप से एक बेहतरीन प्रशासनिक रणनीति थी। लिखवाए एक तरह से ये प्राचीन काल का मास कम्युनिकेशन या प्रोपेगेंडा नेटवर्क था। बिल्कुल। और अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका से हमें पता चलता है कि उनका प्रशासन कितना जटिल था। नगर प्रशासन के लिए 30 सदस्यों का मंडल और एक बेहद खूंखार गुप्तचर व्यवस्था। लेकिन कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में एक बड़ा शक्ति शून्यता पैदा हुआ, मतलब पावर वैक्यूम आ गया। और इस खालीपन को भरने के लिए पहले देसी ब्राह्मण राजवंश आए, जैसे पुष्यमित्र शुंग का शुंग वंश, कण्वा वंश और दक्षिण में सातवाहन वंश। हाँ, सातवाहनों की एक बात बहुत दिलचस्प है। उन्होंने शीशे के सिक्के चलाए और उनके राजाओं के नाम माताओं के नाम पर होते थे, जैसे गौतमी पुत्र शातकर्णी। ये मात्र सत्तात्मक समाज का प्रभाव लगता है, हालांकि राज सिंहासन अभी भी पितृसत्तात्मक ही था। जी, लेकिन असली चुनौती तब आई जब उत्तर पश्चिम से विदेशी आक्रमणकारी लगातार भारत आने लगे। हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण।
अक्सर ये डर रहता है कि जब बाहर से इतने लोग आएंगे तो मूल संस्कृति नष्ट हो जाएगी। क्या भारत के साथ ऐसा ही हुआ? यहीं पर भारत की सबसे बड़ी सुपर पावर सामने आती है, उसकी समावेशन की क्षमता। एसिमिलेशन। बिल्कुल। ये विदेशी आक्रमणकारी भारत आए जरूर, लेकिन यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने के बजाय वे यहीं के रंग में रंग गए। हिंद यूनानियों ने भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए ना? हाँ, और शकों का प्रतापी राजा रुद्रदामन हुआ, जिसने संस्कृत भाषा का पहला लंबा और शुद्ध अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया। सोचिए, एक विदेशी राजा संस्कृत को संरक्षण दे रहा था। और कुषाण वंश का महान शासक कनिष्क, जिसने सिल्क रूट पर भारत का नियंत्रण स्थापित किया, वो बौद्ध धर्म का इतना बड़ा अनुयायी बन गया कि उसी के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और उसी के समय में गांधार और मथुरा कला शैली का भी विकास हुआ। मतलब वो बाहर से आए जीतने के लिए, लेकिन खुद भारत से जीत लिए गए। क्या बात है। और इसी लंबे समावेशन और उथल पुथल के बाद तीसरी शताब्दी के अंत में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। श्री गुप्त ने इसकी स्थापना की, लेकिन इसे असली ऊंचाइयां दी समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने। जी, समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो बताता है कि वो केवल एक योद्धा नहीं बल्कि कला प्रेमी भी थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास और धन्वंतरी जैसे नवरत्न मौजूद थे। चीनी यात्री फाहियान भी उन्हीं के काल में भारत आया। लेकिन एक सवाल यह है कि इस काल को स्वर्ण युग सिर्फ सैन्य विजयों या सोने के सिक्कों के कारण तो नहीं कहा जाता। एकदम सही सवाल। असली क्रांति तो विज्ञान और कला में हो रही थी। आर्यभट्ट ने इसी काल में दुनिया को पहली बार बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और शून्य का आविष्कार किया। और वास्तुकला में भी दशावतार मंदिर जैसी उत्कृष्ट संरचनाओं के साथ भारत में पहली बार शिखरों वाले मंदिर निर्माण कला का जन्म भी इसी गुप्त काल में हुआ। विज्ञान, साहित्य और कला का यह चरम बिंदु था। लेकिन गुप्तों के पतन के बाद उत्तर भारत में विकेंद्रीकरण शुरू हो गया। छोटे छोटे राज्य उभरने लगे। केवल एक अंतिम बड़ा साम्राज्य उभरता है, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, जिसका सबसे प्रतापी राजा हर्षवर्धन था। हाँ, उसी के दरबार में बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित लिखी, और उसी के समय में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। हर्ष ने उत्तर भारत को कुछ समय के लिए एक धागे में पिरोकर रखा। जब हम उत्तर भारत के इन साम्राज्यों की बात करते हैं ना, तो अक्सर उनके शोर में दक्षिण भारत का इतिहास थोड़ा दबसा जाता है। लेकिन दक्षिण भारत की अपनी एक अलग बहुत ही समृद्ध कहानी चल रही थी। आप संगम युग की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, जहां चोल, चेर और पांडे राजाओं के अधीन बेहतरीन तमिल संगम साहित्य रचा जा रहा था। वाकाटक, चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूटों का जो वास्तुकला में योगदान है, वो अकल्पनीय है। हाँ, पल्लवों के महाबलीपुरम के रथ मंदिर और राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया एलोरा का कैलाश मंदिर। वो कैलाश मंदिर जो पूरी की पूरी एक ही पहाड़ की चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर बनाया गया है। ये तो इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। एकदम। लेकिन वास्तुकला से भी ज्यादा अगर सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए दक्षिण भारत में कुछ सबसे अहम है, तो वो है चोल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। ओहो, चोलों के उत्तर मेरूर अभिलेख से हमें उनके स्थानीय स्वशासन की जो जानकारी मिलती है, वो हैरान कर देने वाली है। जी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जब इसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम आज के पंचायती राज का ब्लूप्रिंट देख रहे हों। गांवों को वार्डों में बांटना, समितियों का गठन, चुनाव की प्रक्रिया। और यहाँ तक कि अगर कोई सदस्य अपना या अपने रिश्तेदारों का आय व्यय का ब्यौरा नहीं देता था, तो उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। ये लोकतंत्र का एक बहुत ही परिपक्व मॉडल था, जो उत्तर भारत के केंद्रीकृत साम्राज्यों में देखने को नहीं मिलता। एक तरफ दक्षिण में ये कुशल स्थानीय प्रशासन चल रहा था, और दूसरी तरफ उत्तर और पूर्व में नए राजवंश उभर रहे थे। जैसे कश्मीर का राजवंश, जिसकी पूरी राजनीतिक कहानी हमें कल्हण के राजतरंगिणी में मिलती है। और पूर्व में पाल वंश, जिन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। लेकिन धीरे धीरे पूरा उत्तर और पश्चिम भारत छोटे छोटे राजपूत राजवंशों में बंटने लगा। गुर्जर प्रतिहार, गाहड़वाल, परमार और चौहान वंश। ये वो समय था जब भारत सैन्य और राजनीतिक रूप से बहुत खंडित हो चुका था। कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी जो बाहरी आक्रमणों को रोक सके। और इसी का परिणाम थे चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुए तराइन के युद्ध,
1191 का पहला युद्ध और फिर 1192 का दूसरा युद्ध। ये युद्ध केवल 2 राजाओं की हार जीत नहीं थे। ये एक तरह से उस पूरे युग का पटाक्षेप था जिसकी शुरुआत हमने पाषाण काल के पत्थरों से की थी। ये मध्यकालीन भारत के दरवाजे पर दी गई दस्तक थी। बिल्कुल। और यहीं पे लूसेंट का प्राचीन भारत का ये खंड पूरा होता है। पाषाण काल के औजारों से लेकर सिंधु की नालियों, लोहे की खोज, जैन बौद्ध धर्मों की वैचारिक क्रांति, मगध के उदय, विदेशियों के समावेशन और गुप्तों के स्वर्ण युग से होते हुए राजपूतों के किलों तक का सफर। ये एक ऐसा सफर है जिसमें हर कड़ी पिछली कड़ी से जुड़ी हुई है। और ये सब देखकर एक बहुत गहरा सवाल जहन में आता है। कैसा सवाल? इतिहास सिर्फ इस बात का हिसाब नहीं है कि कौन सा राजा कब पैदा हुआ और कब मरा गया। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि भारत की भूमि में समावेशन की कितनी अद्भुत क्षमता रही है। हाँ, हिंद यूनानी आए, शक आए, कुषाण आए, हूण आए और भारत ने उन सब की अच्छी चीजों को अपनाकर खुद को और समृद्ध बना लिया। तो आज के इस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वाले युग में, जहां इंटरनेट के जरिए हर तरफ से हम पर जानकारी और विदेशी विचारों की बमबारी हो रही है, क्या हम आज भी उसी प्राचीन समावेशन की क्षमता को कायम रख पाए हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या हम आज भी बाहरी दुनिया की अच्छी चीजों को अपनाकर अपने मूल स्वरूप को बचाए रखने का वो संतुलन बना सकते हैं? ये एक ऐसा विचार है जो इतिहास की किताबों से निकलकर सीधे हमारे आज के जीवन से जुड़ जाता है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम प्राचीन भारतीय इतिहास के इस महासफर को यहीं विराम देते हैं। एक बार फिर से ज्ञानस्थली मधेपुरा यूट्यूब चैनल का विशेष आभार, जिनके शानदार संकलन की बदौलत हम इतने बड़े पाठ्यक्रम को इस तरह पिरो पाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों को उनके इस कड़े संघर्ष के लिए ढेरों शुभकामनाएं। चीजों को रटने के बजाय उनके पीछे के क्यों और कैसे को समझते रहिए। नमस्कार।